हमारे टॉपिक है नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल मोड्स। ये जो टॉपिक है इसमें कुछ प्रीवियस जो टॉपिक्स है उनकी भी इक्वेशंस यूज हुई है, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये दो इक्वेशंस जो हैं वो हमें इन्हीं दो इक्वेशन से जो है सॉल्व करना है, और जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉर्मल मोड्स का वो भी सेम यही आएगा। और दो इक्वेशंस और हमारी यूज होंगी जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से आई हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें a2 को 0 रखना है। अगर हम a2 को 0 रख देंगे, ये दोनों वही इक्वेशंस है, a2 को अगर हम 0 रख देंगे तो ये दो टर्म्स 0 हो जाएंगी, x1 ये आ जाएगा और x2 ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर a1 को 0 रख देंगे तो x1 कुछ ऐसा आ जाएगा और x2 ऐसा आ जाएगा। ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा बीच में माइनस है x2 वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसमें अगर a1 0 है तो ये वाली टर्म्स 0 और ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। दस इफ a2 इज इक्वल्स टू में 0, अगर a2 0 है तो जो दो मासेस ऑस्किलेट कर रहे हैं आपस में इन फेस विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1। अब देखो हमारा जो a1 है ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 से ऑस्किलेट कर रहे हैं। ऐसी जब a1 इज इक्वल्स टू में 0 होगा तो जो हमारा a2 में रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑस्किलेट कर रहे हैं ओमेगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि द टू सच मोड्स ऑफ ऑस्किलेशन इन्वॉल्विंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। कि हमारे जो मोड्स हैं वो ऑस्किलेशन में जब इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी सिंगल फ्रीक्वेंसी को तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। Thus, for a given normal modes, all the coordinates x1 and x2 oscillate with the same frequency. जो given normal mode होगा उसमें जो all the coordinates होंगे, coordinates x1 और x2 वो oscillate करेंगे same frequency के साथ। अब हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी बाय यूजिंग लैग्रेंजियन वो ये दोनों है। अब हम इन दोनों को आगे सॉल्व करेंगे। ये दोनों जो इक्वेशन है इनको पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखो 2m के फंक्शन थे तो 2m आ जाएगा, और अंदर ये जो डबल डिफरेंशिएशन वाले कोऑर्डिनेट्स थे ये दोनों कॉमन निकल आएंगे यहाँ से। 2m और x1 का डबल डिफरेंशिएशन प्लस x2 का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन प्लस में यहाँ पे हम 2k को कॉमन ले लेंगे और फिर k1 का डिफरेंशिएशन और k2 का डिफरेंशिएशन इन दोनों को ऐड कर देंगे। और फिर ये वाली जो टर्म्स होंगी ये प्लस टर्म है और ये माइनस टर्म है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। तो हमारा ये ऐसे कुछ आ जाएगा। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा और ये अंदर बच जाएगा। अब ये जो अंदर बचेगा इसके साथ हम क्या करेंगे, इसमें से हम डबल डिफरेंशिएशन बाहर निकाल लेंगे, अंदर जो कोफिशिएंट्स बच जाएंगे सिर्फ x1 और x2। अब इसके बाद हम इसको ना डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय m। अब m से डिवाइड कर दिया तो पहले वाली जो इक्वेशन थी हमारी इसका तो m कट जाएगा और दूसरे वाले में k/n आ जाएगा। अब हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में k/m होगी, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में k/m। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k/m की वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा 1 स्क्वायर। ये हमारी क्या आ जाएगी, 7th इक्वेशन आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेट किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो हमारी 5th और 6th को ऐड करके जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगी हमारी 7th इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑफ दीज इक्वेशन। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो भी ऐसा ही कुछ आएगा, 2m वाला और 2k वाली टर्म। तो हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, उधर लेकर गए, उसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इसको भी सेम तरीके से सॉल्व किया, उसके बाद हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आने के बाद इसको हम 8 नेम दे देंगे, मतलब जैसे मैंने पिछले वाली पूरी सॉल्व करके बताई है वैसे ये वाली सॉल्व होगी। अब हम डिफाइन करते हैं दो नए कोऑर्डिनेट्स को, जो कैपिटल x1 है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2k इक्वल, और x2 जो है हमारा x1 माइनस में x2 अपॉन 2k इक्वल। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं 7th और 8th इक्वेशन में, मतलब जो हमारी ऐड करके वैल्यू आई है और जो हमारी सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आई है उसमें पुट कर देते हैं। अब देखो फर्स्टली हम एडिशन वाली वैल्यू में इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा x1 प्लस x2 है तो हमारा ये इधर जाके 2 कैपिटल x1 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे x1 प्लस x2 है तो 2 कैपिटल x1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारी ये वाली ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 9 नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे सब्सट्रैक्शन वाला है,
पार्ट उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ω1 और ω2 कंसीडर करना है। जो हमारा k डैश वाली वैल्यू आती है वो ωc के इक्वल होती है, तो हमने सिर्फ अपनी ω1 और 2 वाली वैल्यूज को लेना है। तो हमारी जब सॉल्यूशन के बाद, जैसे कि हमारी 9th इक्वेशन आई थी d/dt स्क्वायर x1 प्लस ω1 स्क्वायर x1 इज इक्वल टू में 0, वैसे ही हमारी 10th इक्वेशन आ जाएगी d²/dt स्क्वायर x2 प्लस में ω2 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। इसको हम 10th इक्वेशन नाम दे देंगे। अब हम बोल सकते हैं द मोशन ऑफ द कपल्ड सिस्टम इज नाउ डिस्क्राइब्ड बाय 2 अनकपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मोशन है कपल्ड सिस्टम का, ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ली है 2, ये हमने कपल्ड सिस्टम की ली है। अब जो कपल्ड सिस्टम है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 अनकपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 9 और 10 ये दोनों क्या है, अनकपल्ड इक्वेशन है, ऑफ विच डिस्क्राइब अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर रही हैं सिंगल फ्रीक्वेंसी के ω1 और ω2 इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेट्स। अब हमने क्या करा, हमारा x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब एक a1 के लिए आ रहा है और एक a2 के लिए आ रहा है। तो ये जो 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस है ये ऑब्टेन्ड किए जाएंगे डिकपलिंग के बाद, और ये जो कपल्ड इक्वेशंस है इनको हम बोलेंगे नॉर्मल मोड्स। मतलब जो हमारी x1 के लिए इक्वेशन निकली और x2 के लिए इक्वेशन निकली, जो कि हमारी यहां से निकली है, ये वाली और ये वाली, ये जो हमारी इक्वेशंस निकली हैं इनको हम क्या बोलेंगे कि ये 2 इक्वेशंस हैं जो कि हमारी नॉर्मल कपल्ड इक्वेशंस हैं। इनको हम बोलेंगे नॉर्मल मोड्स और सिंपल मोड्स। ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो हर एक मोड होगा वाइब्रेशन के पास साथ, इसकी हर एक की अलग अलग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी ω1 और ω2 इज डिस्क्राइब्ड बाय कोऑर्डिनेट x1 और x2। हम जैसे कि हम x1 कोऑर्डिनेट है उसकी ω1 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और जो हमारा x2 कोऑर्डिनेट है उसकी हम ω2 ले रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, हम ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जहाँ पे जो डिनोट किए थे, देखो x1 के लिए हमने x1 प्लस x2 वाले लिया था और x2 के लिए हमने लिया था x1 माइनस x2। और हमने जो यहाँ पे पीछे इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें क्या था, हमारी इक्वेशंस में एक में x1 प्लस x2 था, ये वाली जब सॉल्व करी थी हमने, और एक में क्या था x1 माइनस x2। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ω1 के लिए तो x1 लिया है और ω2 के लिए x2 लिया है। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इनका एम्पलीट्यूड और फेस कांस्टेंट होगा मोड 1 के लिए वो होगा a1 एंड psi1, और जो फॉर मोड 2 के लिए होगा वो होगा a2 और psi2 रिस्पेक्टिवली। जो जनरल मोशन होगा ऑस्किलेटिंग सिस्टम का वो एक्सप्रेस किया जाएगा इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। अब हमने क्या करा, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 ले लिया। अब स्मॉल और x1 और स्मॉल x2 में हमारा क्या होगा, हमारी फुल इक्वेशंस आ जाएंगी। हमारा जो स्मॉल x1 और x2 है, हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम करी थी इक्वेशंस, स्टार्टिंग में हम जो इक्वेशन लेके चले थे ये वाली, हमें इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब हमारी वैल्यूज कैसे पुट होंगी, अब हमने x1 की जो वैल्यू निकाली है, अब देखो इसमें हमने क्या करा है, स्मॉल x1 इज इक्वल टू में x1 प्लस x2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम, हमारी x1 की वैल्यू ये आई है और x2 की वैल्यू ये आई है। अब सेकंड वाले में हमने क्या करा, x2 इज इक्वल टू में x1 माइनस x2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 की वैल्यू रखेंगे, ये x1 की वैल्यू रखेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हाँ, हमने इनको क्या करा, ऐसे माइनस कर दिया। अब जो हम स्टार्टिंग में इक्वेशन लेके चले थे हमारी सेम वही इक्वेशंस आ गई दोबारा। दीज इक्वेशन आर टू बी आइडेंटिफाइड, दस वी फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हम ये फाइंड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होगा जो किसी भी मास का लीनियर कम्बिनेशन में और सुपरपोजिशन में 2 मोड्स का x1 और x2 वो ऑस्किलेट करेंगे साइमल्टेनियसली। अब हमारे यहाँ पे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मोड्स होंगे। अगर कोई एक मोड एब्सेंट है देन ओनली द अदर वन डिस्क्राइब द मोशन। मतलब अगर कोई एक एब्सेंट है तो दूसरा उसकी जगह मोशन को डिस्क्राइब करेगा। जैसे x1 एब्सेंट है तो x2 करेगा डिस्क्राइब, और x2 एब्सेंट है तो x1 डिस्क्राइब करेगा। फॉर x2 इज इक्वल टू में 0 x1 कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर x2 0 है तो x1 रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर x1 0 है तो x2 रिस्पॉन्सिबल होगा। तो x2 इज इक्वल टू में x1 माइनस x2
ये आ जाएगा और x1 की वैल्यू होती है x1 प्लस में x2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो ये सॉल्व करेंगे अगर हम x1 इज इक्वल x1 माइनस x2 इज इक्वल टू में 0, तो हमारा x1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये x2 के इक्वल हो जाएगा। और अब जैसे हम बुक में अगर देखें तो अगर जब एक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात आती है तो जब सिमेट्रिक मोड होगा तो सिमेट्रिक मोड में क्या होगा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या तो इस साइड मूव करे एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, मतलब ये साथ में मूव करेंगे। पर अगर एंटी सिमेट्रिक मोड की बात आती है तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है, बोथ मासेस हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी जो हमने यूज करी थी ω1 इज इक्वल टू √k/m एंड कीप इन फेज, दिस कॉल्ड सिमेट्रिक मोड। इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मोड बोलेंगे। अब इसमें वही x1 और x2 की वैल्यूज ले ली जो कि हमारी हमने इसमें लिख के दिखाई थी x1 और x2 की वैल्यूज, कि x1 जो होगा वो हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होगा और x2 क्या होगा हमारा x1 माइनस x2 अपॉन 2, जो कि हमने दो कोऑर्डिनेट्स मांगे बोले थे, ये वही उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है। अब अगर बोथ मासेस हैव इक्वल एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। और अगर सेम डायरेक्शन अगर हाँ सेम डायरेक्शन में है तो क्या है, सिमेट्रिक मोड, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो है एंटी सिमेट्रिक मोड। उसके बाद हमारा